मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज भी काफ़ी मुद्दत के बाद आप लोगों को तो मैंने तकलीफ़ दी है, इसलिए कि जम्मू कश्मीर में एक किस्म का तनाज़ा खड़ा हो गया है। किसी ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया है कि 25 लाख वोटर जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख में, लद्दाख का उन्हें जिक्र नहीं किया है लेकिन जम्मू कश्मीर का किया है, कि इसमें इन लोगों का जो है वोटों का इजाफा हो जाएगा। अब ये बयान जितना गलत है उतना ही गैर जिम्मेवाराना भी है। और मैं कानून पढ़ के आपको जो इससे ताल्लुक़ रखने वाले एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, उनके हवाले से बताऊंगा कि ये गलत क्यों है। और ख़तरनाक इसलिए है कि जम्मू कश्मीर वैसे भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंगें हुई, बहुत से लोग इसमें मारे गए, बेगुनाह भी मारे गए, मिलिटेंसी भी हुई, और फिर पार्लियामेंट ने यकतरफा तौर पर दफ़ा 370 और 35A को कालाअदब करार दिया। वो मसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उसमें मैंने भी एक शरीक हूँ। जब बहस होगा उस पर बात करेंगे। लेकिन आज जो बयान दिया गया है, एक ऑफिसर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 25 लाख वोटों का इजाफा हो जाएगा, यानी एक ऐसा पैगाम दिया गया कि मुतनाज़ा किस्म का, न सिर्फ मुतनाज़ा बल्कि तनाज़ा फैलाने वाला एक पैगाम उन्होंने लोगों को दिया है। मुझे अगर उन्होंने लाइल्मी के बुनियाद पर ये बयान दिया है तो काबिल माफ़ी है, क्योंकि किसी से भी गलती हो सकती है। लेकिन अगर उन्होंने किसी दरपर्दा किसी और ताकत की या किसी जमात की या किसी शख्सियत की या किसी अथॉरिटी के कहने पर यह बयान दिया है, तो उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को मजरूह किया है, बल्कि उन्होंने खुद भारत के बनाए हुए कानून की भी धज्जियां उड़ाई हैं। और किसी भी सूरत से इससे हिंदुस्तान का जो भी मंशा हो, भारतीय सरकार का जो भी मंशा हो, वो उन्हें 370 को और 35A को ख़त्म करके बता दिया है। लेकिन उस जख्म पे मज़ीद नमक छिड़कने से मुल्क की बेहतरी भी नहीं होगी और जम्मू कश्मीर के लोगों की भी इसमें कोई बका नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये जो उन्होंने बयान दिया है, इसकी बुनियाद उन्होंने ठहराई है SRO 167 डेटेड 18 May 2020, यानी आर्टिकल 370 और 3500 को ख़त्म करने के बाद ये SRO चाहते हैं, ये कानून है। In exercise of powers conferred by Article 309 of Constitution of India. आर्टिकल 309 आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप जाके देख सकते हैं, मोबाइल पे भी देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है, इसका ताल्लुक सर्विसेज के साथ है, इलेक्शन के साथ नहीं है। ये 309 जो है, ये जो है, इसका ताल्लुक है कि मुलाजमतें कैसे होगी, मुलाजमतें किस तरह से होगी, सारे देश में कैसे होंगी और रियासतों में कैसे होंगी, यूनियन टेरिटरीज में कैसे होगी मुलाजमतें। और इसके साथ सिर्फ 309 नहीं है,
बल्कि सेक्शन 15 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट ऑफ 2010, यानी ये दो कानूनों को मिलाकर है। एक आर्टिकल 309 जिसका ताल्लुक है मुलाजमतों के साथ मुल्की सतह पर, और फिर सेक्शन 15 जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज एक्ट 2010 पे वो कानून जम्मू कश्मीर की असम्बली ने बनाया था। किसकी हुकूमत थी वो आप जानते हैं, उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जम्मू कश्मीर का भी ये जो था एक्ट है, ये भी मुलाजमतों के बारे में है। ये इस बारे में नहीं है कि कौन वोट डाल सकता है और कौन वोट नहीं डाल सकता। ये पहली बात है जो आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। अब इसका सहारा लेकर आगे देखिए क्या होता है। ये रूल्स बनाए हैं इस एक्ट के तहत, अब रूल्स बनाए गए हैं। These rules may be called the Jammu and Kashmir Grant of Domicile Certificate Procedure Rules of 2020। ये रूल्स किसने बनाए हैं? ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने नहीं बनाए। उन्होंने जब 2010 में ये कानून बनाया तो रूल्स उन्होंने नहीं बनाए थे। ये रूल 370 दफ़ा को 35 ख़त्म करने के बाद ये रूल्स बनाए हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और ये रूल्स भी देखिए क्या है, ये रूल्स भी उसकी इजाज़त नहीं देते जो उस अफसर ने कहा। इस पे क्या लिखा है? Definitions. Act means the Jammu and Kashmir Civil Services Decentralization and Recruitment Act। कि इसमें ये बताते हैं कि ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स जम्मू कश्मीर की असम्बली के बनाए हुए कानून 2010 के मुताबिक। और इसमें क्या है कि सर्टिफिकेट आपको मिलेगी डोमिसाइल। डोमिसाइल होता है, सिटीजनशिप होता है किसी मुल्क की शहरियत। डोमिसाइल होता है कि आप उस मुल्क में किस रियासत में रहते हैं। जिस रियासत में आप रहते हैं उसको कहते हैं डोमिसाइल। तो सिटीजनशिप तो इंडिया की है, लेकिन डोमिसाइल जो होती है वो एक रियासत की होती है। तो जम्मू कश्मीर का जो कानून बना, ये रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में है, जिसे अब हम यूनियन टेरिटरी के नाम से पुकारते हैं। अब इसमें क्या है कि ये सर्टिफिकेट देने वाला कि कौन डोमिसाइल है कौन नहीं है, कौन यहाँ का रहने वाला है कौन यहाँ का रहने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले ही को यहाँ की मुलाजमत मिल सकती है। मैंने पहले भी कहा 309 भी मुलाजमत के बारे में है और सेक्शन 15 भी मुलाजमत के बारे में है, वोटों के बारे में नहीं है। तो इसमें ये कहते हैं कि तहसीलदार जो है वो आपको सर्टिफिकेट देगा। लेकिन डोमिसाइल का मतलब क्या है? डोमिसाइल मीन्स डोमिसाइल as defined in section 3 of Jammu and Kashmir Civil Services Decentralization and Recruitment Rules 2010। ये पहले इन्होंने उस एक्ट पे सेक्शन 3 बनाया था, लेकिन 2 दिन के बाद उसकी अमेंडमेंट की गई तो उसको 3A बना दिया। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको मजबूरी क्या बनी, क्या मजबूरी हुई? इसलिए कि कुछ गलत फहमी हो गई थी कि डोमिसाइल में कितने साल रहने वाला लोग इंसान डोमिसाइल बन जाता है। फिर इसमें बताया गया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो तहसीलदार देगा वो किन लोगों को देगा। मैं वो दूसरा तीसरा चौथा कोई मजदूर यहाँ आ गया, दिहाड़ी पे आते बेचारे बिहारी लोग यहाँ मजदूर हैं, कितने लोग हैं जो यहाँ खेतों में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, किस किस को डोमिसाइल की सर्टिफिकेट मिलेगी। और उसमें ये लिखा है कि वो सेक्शन 3A में है। सेक्शन 3A में क्या लिखा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो
उन लोगों को मिल सकती है जो 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हो, या कम से कम 7 साल से वो यहाँ के स्कूलों में पढ़ते रहे हो, 10वीं जमात से 12वीं जमात, क्योंकि यहाँ पर कई स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं वगैरह हैं, कई बाहर के लोग जो हैं वहाँ बहुत ज़्यादा फ़ी है, तो वो यहाँ आके स्कूलों में पढ़ सकते हैं। तो ये पहली शर्त है कि जो यहाँ शख्स 15 साल से रहा हो, या अगर स्टूडेंट हो तो कम से कम 7 साल यहाँ रहा हो। फिर उसके बाद क्या होता है, उसको यहाँ की शहरियत नहीं मिलती, जॉब मिल सकती है, शहरियत नहीं मिल सकती। दूसरा, हु इज़ ए रजिस्टर्ड माइग्रेंट बाय द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर, वो होते हैं हमारे पंडित भाई। वो जहाँ भी हों हिंदुस्तान में वो हमारे शहरी हैं, उनको वोट का हक है, उनको जॉब का हक है, पढ़तू को तो हक है। जो भी पंडित बाहर से आएगा, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, वहाँ उसको अगर नौकरी नहीं मिलेगी, वो जम्मू कश्मीर में आके उसको हक है, और इसको भी ये राइट है। और फिर किसको है, इसके अलावा शर्त क्या है इसमें, कौन से लोग होने चाहिए? फॉर द पर्पसेस ऑफ अपॉइंटमेंट टू एनी पोस्ट carrying pay scale of not more than 2,505 rupees under the UT, he can be granted a certificate to work in Jammu and Kashmir. जो आदमी यहाँ पे 10-15 साल रहा हो और उसके बाद 15 साल के बाद उसके खिलाफ कोई शिकायत ना हो, तो वो 25,500 रुपये से कम होता है क्लास 4th। क्लास 4th की जॉब के लिए वो यहाँ काम कर सकता है, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं है। और फिर आप आगे आइए, ये जब ये कानून है तो हमें ये देखना पड़, इसमें ये है कि जो डोमिसाइल है इसमें सेक्शन 3A ऐड किया गया है। ये रूल्स के बाद सेक्शन 3A ऐड किया गया है कि ये जो डोमिसाइल है इट इज़ ओनली फॉर पर्पसेस ऑफ जॉब्स, इट इज़ नॉट फॉर, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये नोट कर रहे होंगे कि डोमिसाइल सेक्शन 3A ऐड किया गया एक्ट पे, और उसमें कहा गया डोमिसाइल इज ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ जॉब्स, नॉट फॉर वोटिंग। लेकिन इसमें भी एक और शर्त है, ये लोग जो जॉब करते हैं, ये सिविल जॉब, सिविलियंस में जो जॉब होगी, इसमें लिखा है अंडर द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर or under a local or other authority other than cantonment board। यानी जो आर्मी के साथ काम करने वाले लोग होंगे, मजदूर होंगे, उनको ये हक नहीं होगा। अब इंप्रेशन क्या दिया गया है कि यहाँ जी हमारे फौजी हैं, CRP है, BSF है, वो हमारे तो वो हमारे फ़ायदे में है। आर्मी भी है तो यह अमन अमान के लिए है, आर्मी के खिलाफ कोई नहीं, BSF के खिलाफ कोई भी नहीं है, CRP के खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन इस कानून के तहत जो हिंदुस्तान ने भी बनाया और जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान ने बनाया आफ्टर द यूनियन टेरिटरी, और उससे पहले बनाया जम्मू कश्मीर की असेंबली ने बनाया 2010, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी भी जो सिक्योरिटी से या BSF से या आर्मी से, क्योंकि स्पेसिफिक है अदर देन कंटोनमेंट बोर्ड। कंटोनमेंट बोर्ड आप जानते ही क्या है, कि इसके बगैर जो लोग सिविल जॉब्स करते हों
उनको यहाँ काम करने की इजाज़त मिल सकती है। अब ये जो है इस पे मैं आपकी ये बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन के लिए बताऊंगा कि मुल्क की सतह पर हमारे यहाँ 15 साल कोई होना चाहिए, रहना चाहिए सिविल जॉब में, तो फिर उसको जॉब मिल सकती है 15 साल। लेकिन हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में अगर कश्मीर का कोई बंदा जाकर जम्मू कश्मीर का किसी और रियासत में रहे, और रियासत में, तो उसको 5 से या 10 साल कुल वहाँ रहना है, वो वहाँ का डोमिसाइल बन जाएगा और उसको वहाँ जॉब मिल सकती है। टीचर बन सकता है, क्लर्क बन सकता है, लेकिन लोअर जॉब भी ये जगह हो सकती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में 20 साल तक की इजाज़त है। 20 साल तक जो डोमिसाइल करेगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आप जानते हैं, वहाँ 20 साल के लिए ये पाबंदी है कि अगर आप 20 साल तक भी कोई पंजाब का आदमी या दिल्ली का आदमी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाए, उसे वहाँ पे 20 साल काम करना है, फिर जाके उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगी। हमारे यहाँ कितने? 15 साल। तो मुझे बताइए इन हालात में जब ये बयान देता है, एक इलेक्शन कमीशन ही का कोई आदमी है, कमिश्नर नहीं है, लेकिन कोई ऑफिसर तो है, और जब वो कहता है कि 25 लाख लोग यहाँ से अब यहाँ के वोटर बन जाएंगे, ये तो जॉब्स के बारे में है। आर्टिकल 309 जॉब्स के बारे में है, वोटिंग के बारे में नहीं है। हमारा सेक्शन 10 जिसके तहत ये बने हैं कानून, वो भी जॉब्स के बारे में है, वो वोटिंग के बारे में नहीं है। जब वो ये ऐसा बयान देते हैं, एक तो ये कानूनी तौर पर गलत है, और दूसरा आप ये भी समझें कि ये 25 लाख लोग कौन से हैं? जम्मू कश्मीर में 25 लाख आर्मी भी नहीं है, सीआरपी, बीएसएफ सबको मिला के, आर्मी को मिला के भी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में 25 लाख लोग नहीं। तो ये वाहियात किस्म का बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान देकर उसने लोगों में खलबली मचा दी है, इंतशार पैदा कर दिया है। लोग हमें टेलीफोन करते हैं, साहब अब हम कहाँ जाएंगे? अगर 25 लाख सीआरपी, बीएसएफ इनके लोग सब वोट डालेंगे, ये लोग वोट डालेंगे तो हमारा क्या होगा? जम्मू वाले परेशान हैं, हमारा क्या होगा? अब देखिए ये कितना वाहियात किस्म की बात है। मैं आपको एक कुछ फिगर्स देता हूँ कि जम्मू कश्मीर में कुल आबादी, जम्मू कश्मीर लेह की कुल आबादी 1,25,48,926 थी, जो 2011 की सेंसस थी। इसमें से कश्मीर में 69,000 वोट, जम्मू में 53,000 वोट्स, 53 लाख 50,000, लद्दाख में अबाउट 3 लाख। जो हमारी परसेंटेज वोटिंग जो होती है, परसेंटेज वोटिंग हमारी 30 से 40% होती है, यानी 1,25,00,000 में से कुल 30 से 40 लाख वोट पड़ते हैं, और ये कहते हैं 25 लाख वोट हमारे हैं। इसमें आप ऐड कर दो। तो ये लोग जो है, इन्होंने न सिर्फ कश्मीर को बदनाम किया, कश्मीरियों को परेशान किया, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अपील करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से अपील करता हूँ
कि वो इस किस्म के गैर ज़िम्मेदाराना बयान देने वाले लोगों को जो इंतशार फैलाते हैं, हम लोग इंतशार नहीं फैला रहे हैं, इंतशार ये फैलाते हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं। ऐसे लोग जो इस तरह की नफरत और इंतशार और डर, अभी आप देख रहे हैं लोग किस तरह के परेशानी के गिरफ्तार हैं इस वक्त। अब एक और गलतफहमी मैं आपको दूर करना चाहता हूँ, वो ये है कि लोग समझते हैं दफ़ा 370 ख़त्म हुआ, 35 ख़त्म हुआ, जम्मू कश्मीर के सारे कानून ख़त्म हो गए। ये एक आम गलतफहमी है। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि 370 के लागू लगने होने के बाद, ख़त्म करने के बाद, 35 के ख़त्म करने के बाद हमारी असम्बली के 153 कानून उन्होंने मनसूख कर दिए असम्बली। और जो गवर्नर बना था बीच में, आपको याद है जब महबूबा की गवर्नमेंट चली गई तो कुछ एक साल 1.5 साल के लिए यहाँ एक गवर्नर साहब भी थे, उन्होंने 11 कानून बनाए थे, उन्होंने वो भी उन्होंने रिपीट कर दिए, यानी 153 और 11 होता है 164। लेकिन जो हमारे अपने कानून हैं जिनमें ये डोमिसाइल भी है, ये जो अपने कानून हैं और जो गवर्नर ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह इन्होंने जो कानून बनाए हैं, वो कुल 166 है हमारे अपने कानून जो अभी तक लागू है। तो ऐसा कोई खदशा और ऐसी नफरत फैलाने वाले लोग जो ये इंप्रेशन देते हैं कि 25 लाख लोग आप जी हमारे तुम्हारे वोट डालेंगे तो हम अपनी मर्जी की हुकूमत बना लेंगे, तो ये लोग लोगों को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि 164 कानून अगर हमारे कालादम हो गए, लेकिन 166 कानून हमारे अभी इस रियासत में लागू है, उसमें डोमिसाइल का कानून भी लागू है। तो मैं अपील करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, कि वो बिला लिहाज किसी पार्टी के जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों को, सिविल सोसाइटी को, थिंकर्स को, राइटर्स को, जर्नलिस्ट को, ये सब स्टेक होल्डर हैं। आप ये ना समझिए कि आप स्टेक होल्डर नहीं हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि आप पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं। हम तो घर पे बैठे होते हैं, आपको रात दिन लोगों के साथ उठना बैठना होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम मिनिस्टर जो रहे हैं कैबिनेट्स में, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हों, फारूक साहब की कैबिनेट में रहे हों, मुफ्ती साहब की कैबिनेट में रहे हों, महबूबा जी की कैबिनेट में रहे हों, उनको, और जितने एमपीज़ रहे हैं और जितने यहाँ जर्नलिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है या दूसरी सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोगों को बारीक फहमी पैदा की जा रही है। और अगर इस ऑफिसर ने यह बयान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इजाज़त के बगैर दिया है तो इस ऑफिसर से एक्सप्लेनेशन ली जाए, क्योंकि ऐसे ही ऑफिसर जो है वो यहाँ के लोगों को और देश के हुकूमत के दरमियान ये एक नफरत की दीवार खड़ी करती है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं जवाब। अनऑफिशियली गवर्नमेंट ने बताया है कि देयर दोज वोटर्स हु हैव अटेन्ड द एलिजिबल एज ऑफ 18 आफ्टर 2019. So how do you see this statement, and what made CO to make such a big statement when there are certain apprehensions that 18 है थ्रू आउट द कंट्री है, ये 18 का, वो जम्मू कश्मीर में नहीं, हर जगह है। What made him issue this statement is for government of India to institute an inquiry. मेरा ये गेस है कि या वो
उसका कोई प्रॉब्लम है या उसकी कोई प्रॉब्लम है, थिंकिंग की प्रॉब्लम। देख साहब, ये रहा, मेरा नाम इमरान नाइक और कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो से। कुछ जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल से उन्होंने एक जम्मू के एक बड़े न्यूज़पेपर से बात की, तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी तक जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 लागू था जम्मू कश्मीर में, लेकिन जब दफ़ा 370 खत्म हुआ तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951 यहाँ पे लागू हुआ। और इस एक्ट के तहत ये जो कल अनाउंसमेंट हुई है नॉन लोकल्स को यहाँ एनरोल करने की, क्योंकि अगर देखा जाए इनके मुताबिक कि इस एक्ट के तहत ये एक्ट बाकी स्टेट्स में भी लागू है, तो कानूनी जवाजियत क्या होगी इसकी? आप नहीं, देखिए, ऐसा कोई कानून मेरी नज़र नहीं गुजरा है कि ये हकीकत है कि जो क्वालिफिकेशंस इलेक्शन लड़ने के लिए पंजाब में हैं, बिहार में हैं, यूपी में हैं, वही क्वालिफिकेशंस यहाँ भी इलेक्शन लड़ने के लिए है। लेकिन ये कहना कि इलेक्शन का फैसला 25 लाख फौज के और पुलिस के और सीआरपी के लोग करेंगे, वो ये गलत स्टेटमेंट, वो यहाँ के लोग। इन्होंने सवाल आधा ही आपको बताया, शायद आपको भी पूरा ही समझिए। कल एक स्टेटमेंट आया है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, अब ये कानून इम्प्लीमेंट होता है अंडर सेक्शन 1950 एंड 51 कि अगर मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, मैं अपना जो मेरी नेटिव प्लेस है, मैं अपना वोट वेव ऑफ कर सकता हूँ, मैं दूसरी जगह वोट डाल सकता हूँ। जरा मुझे बताइए कौन सा सेक्शन? मैंने आपको ये कल गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आया है। ऐसे ही गवर्नमेंट के स्टेटमेंट, क्योंकि किस शख्स ने दिया? किसने पार्टी से सवाल पूछा गया, लेकिन आपसे हम कानूनन इसका नहीं, जवाब जानना चाहते हैं। मैं आपसे कहता हूं, किस शख्स ने स्टेटमेंट दिया? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिया है? आप जरा देख लें किसने गवर्नमेंट सतह पे है, उसमें सिर्फ इतना लिखा है गवर्नमेंट ऑफिशियल। दीज आर फ्लाइंग काइट्स। यहाँ की गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अगर वो स्टेटमेंट देंगे तो मैं उनसे सीरियसली लूँगा और फिर मैं उनकी खिदमत में जाके जो कुछ मुझे उन्हें कहना होगा कानूनी तौर पर वो होगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड इट, फलाना इलेक्शन कमीशन सेड इट, दोज आर फ्लाइंग काइट्स। मंडे को ऑल पार्टी की मीट बुलाई गई है, आप उसमें जाएंगे? देखिए, बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे। लेकिन आपस में यहाँ ही हम ये क्या कहते हैं, लस्सी को कहते हैं, वो इधर से उधर करते रहेंगे तो इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। ऑल पार्टीज मीट को भी मेरी बहुत बड़ा गुजारिश है कि वो भी अपील करें कि ऑल पार्टीज मीट के अलावा सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट, बिजनेस जो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है उनको, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उनको, उनके लीडर को भी बुलाएं, क्योंकि हम ही ठेकेदार हैं, हम ही लोग ठेकेदार हैं। ये लोग हमारे बगैर, पॉलिटिशियंस के बगैर जो लोग हैं, सरकारी मुलाजमों की एसोसिएशन है, फेडरेशन है, उनके कोई स्टेक्स नहीं है, बिजनेस करने वालों के स्टेक्स नहीं है, होटलियर्स के स्टेक्स नहीं है, टूरिज्म डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के स्टेक्स नहीं है, क्योंकि टूरिज्म पे ही तो चलता है आजकल जम्मू कश्मीर। तो इन सब लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस के एक एक दो दो जो टॉप उनके फंक्शनरीज हो, उनको बुलाकर उनको खुले दिल से बात करें। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम हो तो वो करें, होम मिनिस्टर साहब करें। एक्चुअली 370 के हवाले से आप अपियर हुए थे सुप्रीम कोर्ट में खुद, तो ये बता दीजिए हमें कि कानूनी लिहाज से क्या आपको लग रहा है कि ये जो नॉन लोकल्स की पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, कानूनी लिहाज से आप क्या मशवरा देंगे? पहला सवाल। दूसरा ये कि क्या आपको लग रहा है कि अगर सरकार ने कानूनी जवाब देके इस नॉन लोकल रिप्रेजेंटेशन या वोटर्स को लाया है, तो क्या आपको लग रहा है कि कानूनी लिहाज से ही आप जवाब दे सकते हैं कोर्ट के जरिए या किसी और? बिल्कुल देंगे, लेकिन किसी भी नॉन स्टेट सब्जेक्ट को वोट डालने का यहाँ अभी तक इख्तियार नहीं मिला है किसी कानून के तहत। अब स्टेट सब्जेक्ट का ख़त्म हो गया है वो, लेकिन डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट अभी है और वो भी जॉब्स के लिए है। अभी वोट के बारे में उन्होंने कोई कानून पास नहीं। हाँ, अगर रातों रात कर दिया हो, क्योंकि मैंने तो कुछ घंटे पहले ही ये लेटेस्ट अपलोड किया डाउनलोड किया है कि कानून क्या है।
आप अगर इस 2 घंटे में उन्होंने पास कर लिया हो या पास कर लिया हो और पब्लिश न किया हो तो मैं उससे क्या बेग ना साहब का मौक़िफ़ ये है कि सरकार का ये गैर कानूनी कदम है? कौन सा सरकार का मैं बिल्कुल नहीं मैं कहता। एक ऑफिसर से पूछा जाए उसे ये कैसे स्टार्ट किया, हम कैसे कह दें? अगर स्टेट सरकार का कोई स्टेटमेंट आया है, प्लीज टेल मी, हैज एनीबडी स्पोकन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्या उनका एक होम मिनिस्टर साहब का भी ऑथराइज्ड है स्पोक्स पर्सन, प्राइम मिनिस्टर का भी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी है, लॉ मिनिस्टर का भी है। या तो वो खुद बयान देंगे या उनके ऑथराइज देंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब देंगे। जब इनमें से किसी का बयान नहीं आया है और एक इलेक्शन कमीशन के एक क्लर्क साहब का, डिग्रीफाइड क्लर्क का बयान आ गया और भी ये सब कर लेंगे, तो उसको हमें क्लेरिफाई कर देना चाहिए। अगर उसको अथॉरिटी है ये बोलने की तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह देगी हमने जी उसको अथॉरिटी दी है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ अथॉरिटी दे सकती है टू ए सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेग साहब दे डू नॉट ऑथराइज एनी अदर। बेग साहब दफ़ा 370 की बात हुई, आप खुद भी सुप्रीम कोर्ट गए थे उसके लिए, लेकिन लास्ट टाइम पर जो हमारे अपडेट आया था उसमें ये था कि वैकेशन बेंच के बाद उस पर हेयरिंग होगी। अब आपकी क्या उम्मीद है कि वैकेशन भी हो गई और अभी भी समाप्त नहीं है उसकी, तो इस हवाले से कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है और आप कौन सा रुख आप ले सकते हैं? अल्लाह ताला जितना जल्दी हो इसकी हेयरिंग। बेग साहब, आर्टिकल को खत्म करने के बाद तकरीबन 800 सेंट्रल लॉज यहाँ पर नहीं मैं अभी बता दिया, अभी मैंने अब जितने भी हुए नहीं 800 नहीं, सुनिए आप सुनिए सर, जितने भी हुए आप बात तो सुन लीजिए जी ना। आप बताएं। 800 कानून पास है, 153 कानून जो हमारी असम्बली ने बनाए थे और गवर्नर साहब जो महबूबा जी के इस्तीफा देने के बाद गवर्नर थे, 11 कानून उनके, 164 laws of Jammu and Kashmir have been repealed, but 166 laws of Jammu and Kashmir passed by the Assembly and the Governor have been kept intact. सर अब जो यहाँ पर असेंबली को इख्तियार ये रहता है कि इन लॉज को फिर से बहाल किया जाए जो खत्म किए गए, यहाँ की असेंबली को वो इख्तियार रहता है जब यहाँ इलेक्शन होगी। भाई जब असेंबली बनेगी तब देखा जाएगा कि असेंबली जब बनेगी तब देखा जाएगा कि वो क्या कोई रेजोल्यूशन पास की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करेंगे। असेंबली बजाते खुद नहीं कर सकती जब तक यूनियन टेरिटरी है, ये याद रखिए। जिस तरह से केजरीवाल अगर उसे कोई कानून चेंज करना चाहता है, असेंबली से वो रेजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दरखास्त भेजता है। बेग साहब हाल ही में बेग साहब इतनी देर से आए, अपनी देर से आए, अरे यहाँ थे वही यार 6 फुट 2 इंच आदमी हो, शेख अब्दुल्ला के बाद सबसे ऊंचे आदमी तो तुमको हम देख नहीं पाएंगे। बेग साहब अच्छा बेग साहब, ये जो statement has been issued by the highest ranking officer of Election Commission of India. Not highest ranked, it is election commissioner. He is not the highest. I'm saying highest ranking officer in Jammu and Kashmir of Election Commission of India, because he is the representation of Election Commission of India. He represents. He is not the government official like any other bureaucrat. He is actually, they always send a panel to the Election Commission and they accept who is named, whatever. So since it is the Election Commission's statement, it's not the government statement, because revision of electoral rules has to be done by the Election Commission, not by the government. So it is essentially an Election Commission statement, right or wrong. But how can you hold? When did they come to your village? And did they count how many people there are? इलेक्शन कमीशन भी जिस वक्त इलेक्टोरल रोल करते हैं तो वो तहसीलदार को बुलाते हैं, तहसीलदार है इसमें तहसीलदार है एक्ट में। वो तहसीलदार जाता है गांव में, देखता है पॉपुलेशन क्या है, वो पंचायत वालों से पूछता है, गांव वालों से पूछता है। जब तक इलेक्टोरल बनेगा नहीं तब तक इलेक्शन होंगे नहीं। फिर वो इलेक्टोरल रोल को अगर किसी को उसके इलेक्टोरल रोल फिर छपता है तहसीलदार के दफ्तर के सामने,
और नोटिस दी जाती है कि अगर किसी को एतराज़ हो तो वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। उसके बाद इलेक्टोरल रोल फाइनलाइज हो जाता है, फिर ये जाता है इलेक्शन कमीशन के पास, फिर कॉन्स्टिट्यूंसीज का डिसाइड होता है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोटर्स हैं, उसके बाद इलेक्शन होता है। मेरा स्टेटमेंट जो उसने बताया कि नॉन लोकल्स कैन वोट, मैं कहता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव का स्टेटमेंट है, नॉट He spoke out of his hat, without authority, without legal jurisdiction. Government must, I appeal to the government of India to take a very serious note of his dereliction of duty. बेग साहब बेग बेग साहब साहब, हाल ही कई में सारे लोग वक्फ जानना चाहते हैं कि बेग साहब इसे कुछ रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, पार्टी तो है नहीं, पीसी फॉर टाइम बिंग ज्वाइन किया था, राइट नाउ सिर्फ फॉर्मल एमपी। मैं एक सिटीजन हूँ, खुशकिस्मती बदकिस्मती से डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ, पेंशन के 50,000 रुपये पे गुजारा करता हूँ। ये मेरी हैसियत है और आपका भाई हूँ, और इससे बड़ी श्रीनगर में वुडलैंड प्रोडक्ट्स पर 50% डिस्काउंट शुरू हो चुका है। वुडलैंड मेन एंड वुमेन शूज, टी शर्ट, पैंट्स, पर्सेस, वॉलेट्स, बेल्ट्स एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। सेल वुडलैंड शोरूम वाक़या सारा सिटी मॉल, जहांगीर चौक में लिमिटेड टाइम के लिए दस्तयाब है। आए और मौके का फायदा लीजिए। वुडलैंड शोरूम, सारा सिटी मॉल, जहांगीर चौक, श्रीनगर।